हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम पढ़ रहे थे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए इस एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि जो एक्स क्रोमोसोम है उन एक्स क्रोमोसोम के उनके ऊपर जो जीन्स है इफ दे म्यूटेट तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था, एक डिजीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेमोफीलिया। ओके, हेमोफीलिया इज ऑल्सो ए एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, ये भी जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और हेरिडिटरी है। इस जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास ऑन होता जाता है। बट दे आर ऑल्सो रिसेसिव डिसऑर्डर्स। रिसेसिव मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रिसेसिव क्या होता है कि अगर एक अलील जो है, एक जीन का जो पेयर है, वन इज म्यूटेटेड और दूसरा नॉर्मल है, तो वहां पर जो है वो वहां पर क्या होगा कि वो वाला जीन म्यूटेटेड कंप्लीटली नहीं होता, वो डिजीज पूरा नहीं करता है, बल्कि इसके लिए दोनों के दोनों अलील को म्यूटेटेड होना जरूरी है, फिर जो है ये डिसऑर्डर्स होंगे। ओके, तो ये मैंने आपको बोला था। और हेमोफीलिया जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है कि हेमोफीलिया जो है it was for the first time reported by a scientist John Otto. It was reported for the first time by a scientist John Otto in 1803. In this disease, in this disorder, what happened? कि if a person is hemophilic, then उसका क्या होगा कि if there is any injury, any small or big injury on that hemophilic person, there will be continuous bleeding. There will be continuous bleeding. और अगर वो छोटी इंजरी हो या बड़ी इंजरी हो, बस अगर आपकी इंजरी हुई है तो वो हेमोफिलिक पर्सन में क्या है ना, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, अगर आपकी कोई थोड़ी सी इंजरी होती है तो उस इंजरी से जो है ना 5, 10 और 13, 14 मिनट्स तक जो है ना ब्लीडिंग होती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन हेमोफिलिक पर्सन में क्या होता है कि वो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, वो जो है वहां पे क्या होता है, जो है ब्लीड करते जाता है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ठीक है, इससे और ये जो है इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लीडर्स डिजीज, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इसमें क्या होता है, हेमोफिलिक पर्सन की ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, इसका दूसरा नाम दिया गया ब्लीडर्स डिजीज। ओके, अब ये जो है ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। सो लेट मी टेल यू कि हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, WBC है, RBCs है, प्लेटलेट्स है, यू नो प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या है, इन प्लेटलेट्स वी नो कि प्लेटलेट का काम क्या है, क्लॉटिंग का। ठीक है, क्लॉटिंग, और ये क्लॉटिंग सिस्टम इन प्लेटलेट्स में जो है ये 13 फैक्टर सिस्टम है। ठीक है, वजह क्या है कि ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, इसमें क्या है कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं 13 फैक्टर सिस्टम, इस 13 फैक्टर्स में ये फैक्टर्स का क्या रोल होता है, टू क्लॉट द ब्लड। जब हमारी जब इंजरी होती है तो थोड़ा सा भी कट लगे, आफ्टर सम टाइम वहां पर वो रुक जाते हैं, वहां पे क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉटिंग जो है इस हेमोफिलिक पर्सन में क्या है, वहां पर नो क्लॉटिंग, वहां पर क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ब्लीड करता जाता है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ड्यू टू द ब्लड लॉस। ओके, तो यहाँ पे ये वजह है, प्लेटलेट्स जो है वो अपना काम नहीं करते। अब प्लेटलेट्स अपना काम क्यों नहीं करते हैं, तो वो इस वजह से होता है कि इनमें जो ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ये फैक्टर्स है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी फंक्शन
हो, कुछ भी फीचर हो, कुछ भी कैरेक्टर हो, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ए स्पेसिफिक जीन, हम ये जानते हैं। तो वो स्पेसिफिक जीन जो है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फैक्टर्स, ठीक है, जो जीन इन फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो उस जीन, वो जो जीन है वो म्यूटेट हो जाता है, उसमें म्यूटेशन आ गई, वो जीन म्यूटेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो फैक्टर है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह अगर एक भी ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक क्लॉट भी जो है डिस्फंक्शन करने लगा, सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। यहाँ पे क्या है, जीन जो है म्यूटेट हुए, उसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं हुई तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो आई रिपीट माई सेल्फ कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी में हर एक चीज को फंक्शन करता है एक स्पेसिफिक जीन, वैसे ही इन प्लेटलेट्स, इन फैक्टर्स को भी उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक जीन। तो इस जीन्स में अगर म्यूटेशन हुई, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइक आई सेड कि दोनों के दोनों एलील्स का म्यूटेट होना जरूरी है, फिर वो जो है वहां पे डिसऑर्डर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो दोनों के दोनों पेयर्स जो है ना वो म्यूटेट हो गए एंड लीड्स टू हेमोफीलिया, और वहां पर जो है वो ब्लीड करता जाएगा। तो ये है इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि इसमें जो है जो जीन्स है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी के बेस पे, इन फैक्टर्स के बेस पे क्या हुआ है, ओके, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो जीन है, फैक्टर्स जो है हर एक अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे टू टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। टू टाइप ऑफ हेमोफीलिया वी हैव डिस्कवर्ड, दैट इज हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स ही खराब हो जाते हैं, फिर भी क्लॉटिंग नहीं होती और फिर ब्लीडिंग होती है। इसी के बेस पे जो है, जो हेमोफीलिया है, वो दो टाइप के हैं, ए एंड बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हेमोफीलिया ए, ठीक है। हेमोफीलिया ए क्या होता है कि जो 13 फैक्टर सिस्टम का ना, मैंने प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग जो है वो क्या 13 फैक्टर सिस्टम, इन 13 फैक्टर्स में से जो एक फैक्टर है, इस फैक्टर का जो जीन है वो म्यूटेट हो जाता है। मैंने क्या कहा कि हेमोफीलिया ए में जो क्लॉटिंग सिस्टम है, जो फैक्टर सिस्टम है, उस फैक्टर सिस्टम में जो एक फैक्टर है, ठीक है, ये एक फैक्टर का जीन म्यूटेट हुआ, उसके म्यूटेशन की वजह से इट लीड्स टू हेमोफीलिया ए, ओके। फिर आता है दूसरा, दैट इज अनदर टाइप हेमोफीलिया बी। इस हेमोफीलिया बी में क्या होता है कि द फैक्टर, कौन सा वाला फैक्टर, इट्स 9 फैक्टर, ठीक है, इट्स 9 फैक्टर। इस 9 फैक्टर का जीन म्यूटेट होगा तो दैट लीड्स टू द हेमोफीलिया बी, ठीक है। तो ये दो टाइप के हेमोफीलिया जो है, ये हमें पता है कि हेमोफीलिया इन 8 फैक्टर और 9 फैक्टर के जीन म्यूटेशन की वजह से ये दो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही दिखाया कि ये मैंने आपको लिखाया कि हेमोफीलिया क्या है, या फिर अगर बोले हम जितने भी जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, दे आर ऑल हेरिडिटरी, ठीक है। ऐसे ही हमने कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ा था, उसमें भी मैंने कहा था वो हेरिडिटरी है। अगर ये हेरिडिटरी है तो इसका क्या है, ये तो फिर पास ऑन होता होगा, जनरेशन टू जनरेशन होता है। अब हम देखेंगे किस वे में होता है, किस पैटर्न में होता है, ठीक है। ये भी जो है जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है।
समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं कि हेमोफीलिया जो हेरिडिटरी डिजीज है ये कैसे जो है पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्या है, वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। हेरिडिटरी डिजीज, और इसमें जो ये हेरिडिटी होती है, ये जो पास ऑन होता है वो क्रिस क्रॉस में होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। कलर ब्लाइंडनेस में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो लेट्स टॉक हियर कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, हेमोफीलिया में क्या होता है, ये है नॉर्मल फीमेल, ये है हेमोफिलिक मेल। नॉर्मल फीमेल, हेमोफिलिक मेल। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो है नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स, ओके ठीक, यहां पर इसको लिख दूं नॉर्मल एन इसके ऊपर से। ठीक है, और मेल क्या है एक्स वाई, लेकिन ये है हेमोफिलिक, तो हम इसको कौन सा साइन देंगे, स्मॉल एच का। ये आया हेमोफिलिक मेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनके गैमेट्स बन गए, क्योंकि ये होमोजाइगस है, तो यहाँ पर क्या है, मैं एक ही गैमेट बनाती हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैटर्न ही बताना है ना। तो इसके लिए दो गैमेट्स बनेंगे, एक्स और वाई। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल फीमेल और हेमोफिलिक मेल के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, हमारे पास आते हैं दो टाइप के F1 जनरेशन। ठीक है, XN XX XN Y, दिस इज F1 जनरेशन। ठीक है, और ये क्या है, कैरियर फीमेल। जैसे कि मैंने कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको बोला था, कैरियर फीमेल क्या है, जो कैरी करती है किसको, इस म्यूटेटेड जीन को। ये फीमेल के अंदर ये वाले जो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, फीमेल में जो है ना ये नहीं करते, बहुत रेयर केस में फीमेल में होता है, लेकिन दे आर मोस्टली कैरियर्स। यहाँ पे देखिए कैरियर फीमेल है, ये इस म्यूटेटेड हेमोफिलिक जीन को कैरी कर रही है, लेकिन इसके ऊपर खुद पे कोई असर नहीं पड़ा है, इसलिए ये खुद हेमोफिलिक नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, F1 जनरेशन में कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल बन गया। ठीक है, ये है F1 जनरेशन। अब ये कैरियर फीमेल जब किसी नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करती है, तो हम देखते हैं मेट करते हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो हमारे पास F2 जनरेशन जो बनेगी, दैट इज, देखिए ये X इस X के साथ जो है क्रॉस करा, तो क्या बना, XN XN। यही X नॉर्मल X जो है इस Y के साथ करेगा, क्या बनेगा, नॉर्मल। अब ये वाला सॉल्व हो गया, अब ये वाला X बचा है। ठीक है, हेमोफिलिक, अगर ये हेमोफिलिक जो है X है इस नॉर्मल X के साथ करेगा, तो ये क्या बनाएगा, हम देखेंगे। और फिर यही हेमोफिलिक X इस Y के साथ बनाएगा, तो ये आई हमारी F2 जनरेशन। दिस इज नॉर्मल फीमेल। देखिए X के ऊपर भी N है और X के ऊपर, मतलब दो नॉर्मल जीन्स जो है वो क्रॉस किए और नॉर्मल फीमेल बन गई। यहाँ पे देखिए X नॉर्मल है और Y तो Y है, अब ये क्या बना, नॉर्मल मेल। नाउ
हेयर। ये क्या है, ये एक्स हेमोफिलिक है, ठीक है। और ये क्या किया, ये क्रॉस हुआ है किसके साथ, हमने कराया है नॉर्मल एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एक ही एक्स जो है वो म्यूटेटेड है, तो हम इसको कहेंगे, और ये एक्स एक्स है तो कैरियर फीमेल। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्या है, हेमोफिलिक एक्स और वाई, तो ये क्या आया, हेमोफिलिक मेल। आई रिपीट माइसेल्फ, ठीक है। मैंने कहा नॉर्मल फीमेल और हेमोफिलिक मेल के बीच में क्रॉस करा के एक्स जनरेशन में क्या आया, हमने देखा कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल, मतलब यहाँ पे क्या है 50% कैरियर फीमेल और 50% नॉर्मल मेल बनते हैं, ओके। अब यही कैरियर फीमेल इफ इन फ्यूचर जो इसका जो सन इन लॉ होगा वो नॉर्मल है लेकिन फीमेल कैरियर है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस करके F2 जनरेशन में हमारे पास 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग आए, ठीक है। कौन कौन से, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, ठीक है, साथ में ही कैरियर फीमेल और वन हेमोफिलिक मेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेमोफिलिक मेल था, नेक्स्ट जनरेशन में स्किप हो गया, नॉट स्किप, तो कैरी कर लिया गया, पास ऑन हो गया, और वो कहाँ पे, सेकेंड जनरेशन में जो है ना, यहाँ पे हेमोफिलिक मेल फिर से जो है हमें दिखा। इस टाइप से क्या हुआ कि यहाँ से हेमोफिलिक जो जीन है वो म्यूटेटेड जीन जो है वो फीमेल कैरियर फीमेल में पास हुआ, वहां से उसने कैरी किया, और वो किसमें, जो नेक्स्ट F2 जनरेशन का जो एक फीमेल मेल है हेमोफिलिक ऐसे पास हो गया, वो म्यूटेटेड जीन आगे जाके जो है डिसऑर्डर F2 जनरेशन में करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये नाना है, ये बेटी है, और ये जो है पोता है, ठीक है। नाना से जो म्यूटेटेड जीन है बेटी से पास होके पोते में चला गया। इस टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा और आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये है इनहेरिटेंस पैटर्न। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज, रॉयल, ठीक है। रॉयल डिजीज का क्या कहा है, रॉयल मतलब ये जो रॉयल फैमिलीज है ना, रॉयल फैमिलीज में ये वाली डिजीज जो है वो आम है। क्यों है, आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम तो सुना ही होगा। क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है शी वाज डिस्कवर्ड कि शी इज अ कैरियर फीमेल, ठीक है। उसके से उसके बेटे में जो है ना, उसका बेटा जो था वो क्या था, वो हेमोफिलिक था। अब यहाँ पे, अब वैसे पास आउट हो गया, होता गया ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ये विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया है, उनके जो फादर एंड मदर वो दोनों, उनमें ना तो कोई कैरियर था ना तो कोई हेमोफिलिक था। तो ये कैसे, तो इट इज एस्टिमेटेड कि मे बी या तो क्वीन विक्टोरिया के अंदर ही म्यूटेशन हुई थी, खुद के जीन्स में म्यूटेशन हुई थी, या तो उसके जो फादर या मदर किसी एक में म्यूटेशन हुई, बट दे वर नॉट हेमोफिलिक और कैरियर, ठीक है। इन दिस वे, क्योंकि रॉयल फैमिली में क्या है ना कि वो आपस में ही शादी करते रहते हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे ही जो है जो पूरी की पूरी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है वहां पे ये वाली डिजीज काफी आम है, तो इसी वजह से इसका नाम रॉयल डिजीज भी पड़ गया, ठीक है। तो ये है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा